हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 12th क्लास है। 12th क्लास में हिस्ट्री देखने चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा है और उसमें राजा और आरंभिक नगरों की बात कर रहे हैं। तो कुछ चीजों को हम लोग पढ़ चुके थे, अभिलेख वगैरह क्या होते हैं, मगध के बारे में हम जानकारी ले रहे थे कि मगध क्या था। 16वीं शताब्दी में जो आपके 16 महाजनपद थे, उन 16 महाजनपद में एक सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था उसका नाम था मगध। मगध आपका 6th सेंचुरी से लेकर 4th बीसी के बीच था। और जो वर्तमान का जो बिहार है, इस बिहार को हम लोग बोलते थे मगध, और मगध की राजधानी थी राजगीर। ठीक, और राजगीर के बाद उसकी राजधानी बनी पाटलिपुत्र यानी कि पटना। इतना हम पढ़ चुके थे। मगध किस लिए शक्तिशाली बना उसके कुछ रीजन मैं आपको वापस बता देता हूं। तो मगध के शक्तिशाली बनने के कुछ रीजन थे। सबसे पहले मगध के रीजन बनने का अच्छा था कि यहाँ खेती बहुत अच्छी थी। दूसरा, यहाँ पर लोहे की खदानें थी जिनसे आसानी से हथियार बना रहे थे। तीसरा चीज था, इसने हाथी को पालतू बना लिया और अपने उपयोग में लाया। और चौथी चीज था, यहाँ पर नदियां और वहां उपनदियां थी। ठीक, ये सारी चीज थी। और उसके बाद यहाँ जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, लेखांकन हुआ, तो इसकी साहित्यिक विविधता भी बढ़ी। तो ये सारे इसके कारण थे, जो चीजें आपके हमने इसमें देखी। और इसी के बाद इसी ने सबसे पहले एक बहुत बड़ा आपका किला भी बनाया जो महत्वपूर्ण था। और राजगीर को बोलते थे राजाओं का घर। ठीक, और ये सारी स्थिति थी मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य पर जब आपका घनानंद को हटाकर एक नया शासक बना जिसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी, उसको बोलते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बोलते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य हम लोग पढ़ रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उदय पड़ा आपका 321 आपका ईसा पूर्व। हमने उसका शासन अफगानिस्तान बलूचिस्तान में देखा। और उसका पुत्र था अशोक, जिसने क्या की थी? कलिंग की विजय की प्राप्त की थी। और वही कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग था, क्योंकि कलिंग के रास्ते से आपका ट्रेड होता था, व्यापार होता था। जो मलेशिया, बुर्नोई, इंडोनेशिया, जकार्ता वगैरह जो व्यापार होता था, वो सीधा आपका उड़ीसा के तट यानी कि कलिंग के कोस्ट पर होता था। उसी को कब्जा करने के लिए उसने क्या किया था? कलिंग की विजय प्राप्त की थी। और इतना बड़ा नरसंहार हुआ कि अशोक को एक बहुत बड़ा सम्राट की उपाधि कलिंग के युद्ध ने दी। लेकिन ये उपाधि के साथ उसका जो अपना हृदय परिवर्तन था वो अशोक का हो गया था। इसके बारे में भी पढ़ लिया, जान लिया, देख लिया। आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करना, बहुत सारी चीजें हैं मौर्य वंश की जानकारी। अब आपने ये मोहर तो अवश्य देखी होगी, इसे अशोक का स्तंभ के नाम से जाना जाता है। ये आप देखिए, ये इसमें एक्चुअल में 3 शेर हमको दिखाई देते हैं, रियलिटी में 4 हैं, एक इसके पीछे है। ये सारनाथ का अशोक चक्र है, एक यहाँ सांड बना हुआ है आप देखते हैं, और आपका सिंह बना हुआ है। ठीक, और यही हमारा क्या है? यही हमारा स्तंभ है। और हम इसको नोट वगैरह पर, भारतीय सरकारी अभिलेखों पर जो कुछ है उन पर देखने को मिलता है। आइए आगे बढ़ते हैं। मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त करने का श्रेय कहां से हमको कैसे मिलता है, इतना हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक किसी भी बच्चे का अगर कोई डाउट, किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। मौर्य साम्राज्य का इतिहास में रची गई इतिहासकारों ने विभिन्न प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया है। ठीक है, इसमें पुरातात्विक प्रमाण भी शामिल है, विशेषता मूर्तिकला मौर्यकालीन और पुनर्निर्माण हेतु समकालीन संरचना भी महत्वपूर्ण सिद्ध हुई है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी शासक, ध्यान दीजिए, यूनानी शासक था मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई। मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी है? इंडिका लिखी है। क्या लिखी है? एक मेगस्थनीज ने इंडिका। और क्वेश्चन बनता है वो किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और वितरण क्या है? इसके कुछ अंश आज भी उपलब्ध, कह रहे कुछ आज भी बचा हुआ है। एक और स्रोत जिसका उपयोग किया गया था वह अर्थ है अर्थशास्त्र। इसके कुछ भागों की रचना कौटिल्य ने या चाणक्य ने भी की है। कौटिल्य कह लीजिए, चाणक्य कह लीजिए, या सॉरी विष्णुगुप्त कह लीजिए, सब एक ही व्यक्ति के नाम है। वो चंद्रगुप्त के मंत्री थे। ठीक, साथ ही मौर्य शासकों का उल्लेख परिवर्ती जैन, बौद्ध साहित्य और पौराणिक ग्रंथों, संस्कृत वाक्यांशों में भी मिलता है।
यह साक्ष्य गढ़े और उपयोगी है, लेकिन पत्थर और स्तंभों से मिलने वाले अशोक के अभिलेख प्राय सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माने जाते हैं। कह रहे ये सारी चीजें हैं जिससे अशोक के जीवन की कार्यकाल की जानकारी हमको मिलती है, और वो सारे बहुत सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट मानी जाती है। आप पढ़ेंगे, आप जानेंगे, तो आप देखेंगे अशोक ने इतना कुछ हमको दिया है। उसके शिलालेख अगर आप देखेंगे हमारे उत्तराखंड में भी है, कालसी अभिलेख आप चाहिए, शिलालेख आप पढ़िए तो आपको दिखाई देगा, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है, ब्राह्मी उसकी लिपि है। आप उसको पढ़ेंगे, देखेंगे, डिफरेंट लगेगा, पत्थर के ऊपर लिखा हुआ लेख है, क्लियर है, उसको संरक्षित किया गया है। उस जमाने का अभिलेख आज तक संरक्षित है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। उसने क्या लिखा है? पशुओं के बारे में लिखा है कि उसने पशुओं की व्यवस्था की है, हम लोग पशुओं को ना मारे, दया धर्म की बात करें, ऐसी चीजों को लिखा गया है। क्लियर है? जेम्स स्ट्रिथ ने उसको पढ़ा है और हमने इसके बारे में चैप्टर में पहले पढ़ा, उन्होंने चैप्टर को आप कोडिंग की कि क्या लिखा है। तो इस तरह की चीजों के बारे में जानकारी हमको मिली है मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य का मेन जानकारी के लिए चंद्रगुप्त की मेगास्थन और इंडिका अर्थशास्त्र बुक लिखी है कौटिल्य की। दूसरा जैन और बौद्ध और बहुत सारे ऐसे पौराणिक ग्रंथ है और संस्कृत ग्रंथ है जिनके माध्यम से हमको सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के विषय में पता चलता है। कितना ध्यान रहेगा इतना एक बार देख लीजिए, फिर आगे स्टेप बाय स्टेप चीजें बोलते हैं। चलिए देख लिया आपने, आगे बढ़ जाए। अशोक पहला सम्राट था जिसने अपने उत्तराधिकारी और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों और परपोलिश हुए स्तंभों पर लिखवाए। अशोक ने अपने अभिलेख के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। इनमें बड़े प्रति आदर, सन्यासी ब्राह्मणों के प्रति उदार सेवा, दासों के साथ व्यवहार और दूसरे धर्म का आदर करना भी आपका शामिल था। ठीक। साम्राज्य का शासन। मौर्य साम्राज्य के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। राजनीतिक पाटलिपुत्र और 4 दक्षिणीय केंद्र उज्जैनी, तक्षशिला और स्वर्णिम। इनका उल्लेख अशोक के अभिलेख में किया गया है। यह हम इन अभिलेख का परीक्षण करके पता चल सकता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत में उड़ीसा और उत्तराखंड के हर एक स्थान पर एक जैसे संदेश का मुमकिन किया गया था। अब कह रहे बहुत जगह पर अगर आप इनका परीक्षण करोगे, देखोगे, पता चलेगा जो मॉडर्न पाकिस्तान है, आधुनिक जो पाकिस्तान है, और उत्तर पश्चिम जो आपका जो रीजन है, जो आपका बलूच अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, वहां भी दिखाई देगा। और कह रहे हैं इसमें विशाल साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था समान रही है। इतिहास में अब यह निष्कर्ष निकला है कि ऐसा संभव नहीं है कि साम्राज्य में क्षेत्र शामिल और वहां विविधता के इतने बड़े भिन्न भिन्न प्रकार थे। कहां अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र, कहां उड़ीसा का तटवर्तीय क्षेत्र। यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी और उसके आसपास के प्रांतीय केंद्रों में हो रहा हो। खैर जितना तकड़ा नियंत्रण पास पड़ोस में था ना, अफगानिस्तान तक नहीं हो सकता। इन केंद्रों का चयन बड़े ध्यान से किया गया होगा। तक्षशिला और उज्जैनी 2 लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग स्थित थे। स्वर्णगिरी अर्थात सोने के पहाड़ का नाम से कर्नाटक की कथानों का उपयोग मिलता है। अगर कभी स्वर्णगिरी पूछ लेना कि स्वर्णगिरी कहाँ है, तो आप कहेंगे कर्नाटक को स्वर्णगिरी बोलते हैं, क्योंकि वह कर्नाटक में कोलार वगैरह में जो गोल्ड की खान है, उसी की वजह से हम लोग क्या जानते हैं कि हम इसको इस नाम से जानते हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहना चाहिए। क्लियर है? एक बार देख लीजिए थोड़ा सा हम कहाँ की बात कर रहे हैं। अब देखिए ये कुछ अशोक के शिलालेख है। जैसे आप देखिए मन सेहरा, सहवाजगढ़ी, बाप का तक्षशिला, कदहार, ये हमारा कालसी, ठीक है, कालसी में भी है, ठीक है। ये महाशिलालेख हैं जो बड़े बड़े हैं। गिरनार जो झील है, गिरनार, सोपनार, सन्नति, ये बड़े बड़े, जोगढ़, शिशुपालगढ़, ये सारे बड़े लेख हैं। और जो बिंदु बिंदु लगे हैं वो आपके लघु और स्तंभ लेख हैं। ये कैसे हैं? ये सब स्तंभ है जो आपका टोपरा में भी बनाया गया है। जो आपका टोपरा वाला है ये स्तंभ अभिलेख है। मेरठ का भी स्तंभ है, ये भी स्तंभ है। रूमनदेही का भी, रावापुर का भी, ये सब सारनाथ में भी स्तंभ है। अरहर, सासा, कौशाम्बी, गुजरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, विदिशा वाले क्षेत्र पर, सांची में भी, ये सारे क्या है? ये स्तंभ है। और उसके बाद आपके मिलेंगे लघु शिलालेख। कैसे? लघु, ये मस्की वगैरह जो जगह है ये सब आपका लघु शिलालेख है।
और आप जानते हैं ये चोल, चेल, पांड्य, ठीक, इन सब साम्राज्य। तो अशोक ने बहुत बड़े क्षेत्र पर राज्य किया है। अगर ये नीचे के पार्ट को छोड़ दिया जाए तो इन्होंने बहुत बड़े पार्ट पर आपका अशोक ने शासन किया है। और संभवतः आप देखिए कैसे पूरा अखंड भारत की जो हम आपकी चर्चा करते हैं, ये अखंड भारत है। इतने बड़े क्षेत्र को उसने अपने आप में संभाया और उसका प्रशासन को चलाया। ये एक बहुत बड़ा दुर्लभ शासन है कि इस जमाने में शासन चलाना कितना कठिन है। उस जमाने में सोचिए जब पत्राचार, संदेश जैसी चीजों को स्पीड नहीं थी, फिर भी वहां शासन रहा। ये कितनी बड़ी बात है। क्लियर है? देखो, सम्राट के अधिकारी क्या क्या कार्य करते थे? अधिकारियों पर बाद में बढ़ेंगे, पहले हम आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य का संचालन के लिए भूमि और नदियां, दो मार्ग से आवागमन बना रहता था, अत्यधिक आवश्यकता। तो दो मार्ग थे संचालन के, एक लैंड एरिया से, एक आपका नदी एरिया से। और राजधानी से प्रांतों तक जाने के लिए कई सप्ताह या कई महीनों का समय लगता होगा। कह रहेगा अगर आपको राजधानी से कई प्रांतों में जाना है जो राज्य हैं और अलग छोटे छोटे, मान लीजिए आपको राजगीर से या पाटलिपुत्र से आपको अफगानिस्तान जाना है, कितना समय लगेगा? नीचे आना कितना समय लगेगा? सोच कर देखिए, ठीक है, ठीक। और इसका अर्थ है कि यात्री खाने पीने की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट होता है सेना शुरुआत का एक प्रमुख माध्यम रही है। मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों का संचालन करने की एक समिति और 6 उप समिति का उल्लेख किया। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, यानी कि जो आपका नेवल आर्मी थी, और दूसरी यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरी का काम था कि पैदल सैनिकों का चालन, चौथी का काम था अश्वरोही, पांचवी का रसार्थी और छठी का काम था हाथियों का संचालन। दूसरी उप समिति का दायित्व था विभिन्न प्रकार का, जैसे उपकरणों को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना है, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखरेख के लिए सेवकों और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो ये सारे काम थे इन सब। इस तरीके से समिति बनती थी। कोई नौसेना चलाएगा, कोई दूसरा जो है यातायात की व्यवस्था करेगा, कोई खान पान की व्यवस्था करेगा, कोई पैदल की व्यवस्था करेगा, कोई घोड़ों की सेना का, कोई रथों की सेना का, कोई हाथी को लेकर जाएगा। दूसरी समिति है उनके चारे का इंतजाम करेगा, उनके टेंटों को ढोएगा, और उनके साथ जो लोग हैं उनके खाने की व्यवस्था, बाजार कहाँ से होगा। तो पूरा सिस्टमेटिक वे में ये सारी चीजें होती थी और इतनी बड़ी व्यवस्था को चलाना ही जरूरी। अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए प्रयास किया। ऐसा धर्म के प्रचार के द्वारा किया जाता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि धर्म का सिद्धांत में बहुत साधारण और आपके सार्वभौमिक थे। अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से लोगों के जीवन इस संसार और इसके बाद संसार में अच्छा होगा। धर्म के प्रचार के लिए धर्म का महामहत्व, यानी कि धर्म का जो हेड होगा उसको नियुक्त किया था, विशेष अधिकारी की नियुक्ति की। तो धर्म को प्रचार करने के लिए कौन रखा? महामत, जो धर्म को एक्सप्लेन करे, भैया आखिर में धर्म है क्या, आप क्या कह रहे हो। उसमें धर्म में कुछ ऐसी बातें लिखी थी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बुजुर्गों से प्रेम और सद्भावना की रखनी चाहिए, सार्वजनिक स्थल की साफ सफाई करनी चाहिए, जानवरों और पशु पक्षियों के प्रति अपनी दया की भावना रखनी चाहिए। तो और उसमें लिखा है कि पिता का पुत्र के प्रति क्या कर्तव्य है, और माँ पिता का पुत्र के लिए और पुत्र का पिता के लिए, इस तरीके के कर्तव्य की बात की है। और अशोक को अगर किसी ने महान बनाया तो कलिंग के युद्ध ने नहीं, उसके धर्म ने उसको महान बनाया, उसके विचारों ने उसको महान बनाया। इसीलिए अशोक का नाम लिया जाता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रहेगा, इस वजह से ये अशोक महान बनता है। ठीक, देखिए ये सारी चीजें थी। चलिए आप देखते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। 19वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने भारत के आरंभिक इतिहास की रचना करनी शुरू की तो मौर्य साम्राज्य को इतिहास का एक प्रमुख काल माना गया।
इतिहास में ब्रिटिश भारत साम्राज्य के अधीन औपनिवेशिक देश था। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को प्राचीन भारत के एक ऐसे साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण थी तथा उत्साहवर्धक लगी। भाई चैलेंजिंग भी था, इतने सारे सोर्स एविडेंस ढूंढने थे। और साथ ही प्रसाद महामूर्तियों, जो हमारी जो आपका मूर्तियां थी, मूर्तियों को साहित्यिक मौर्यकालीन सभी पुरातत्व का एक अद्भुत कला के प्रमाण मिले। एक भैया ऐसी कला है जो अद्भुत है, उसके प्रमाण मिले। साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं इतिहास को लगता है कि अभिलेखों पर लिखे गए संदेश और शासकों के अभिलेख से भिन्न थे। इनमें से यह लगता है कि यह राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली और परिश्रमिक शासक थे। साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनम्रित भी थे जो अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपलब्धियों को जोड़ते थे। इसलिए उनमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं कि 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने भी अशोक से प्रेरणा सोची। जहां लोग अपने भाव लिखवाते हैं, हमने महाराजा धीराज लिखवाते हैं, कोई सम्राट लिखवाता है, कोई कुछ, उसने कोई ऐसा कुछ नहीं किया। लोगों के लिए बात करी, अपनी प्रशंसा की कोई बात ही नहीं करी, उसने जनता की बात करी और यही वजह से अशोक को बड़ी प्रसिद्धि। ठीक, ये हम तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी। ठीक है, देख लिया। कह रहे मेगास्थनीज और अर्थशास्त्र में उद्भत अंशों को पुनः पढ़िए और मौर्य प्रशासन के इतिहास के बारे में लिखे गए कितने ग्रंथ उपयोगी हैं इस पर चर्चा कीजिए। बाकी शेष हम लोग कल इसको पढ़ लेंगे। अभी तो बहुत लंबा चैप्टर टॉपिक है, उनके सिक्के हैं, कनिष्क काल को भी यहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के बाद आप जो है दैविक राजा भी की उत्पत्ति का चलन है वो भी आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा अशोक जो हमारा स्तंभ है ये हम देख रहे हैं। तो फिलहाल मेरे प्यारे बच्चे, आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत